हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और हमारी ये एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है इसमें आज हमारा सेकंड चैप्टर है 6th क्लास की ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब क्या है, यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा ये ग्लोब से रिलेटेड है। तो इसमें इसी से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो ग्लोब के बारे में ही है और यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लोब क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये है कि पृथ्वी का लघु रूप में यानी कि छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप जो होता है वो ग्लोब कहलाता है। यानी कि वास्तविक रूप में हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है उसको अगर हम छोटे रूप में अगर प्रस्तुत करें तो वही क्या है, ग्लोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अक्ष क्या है। तो देखिए अक्ष जो होता है वो एक सुई होती है। तो एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में होती है और उसे ही अक्ष कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्ष क्या होता है। अगर आपने पहले ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर वो सुई जो अभी अक्ष वाली थी वो गुजरती है वो क्या है। तो वो जो दो बिंदु होते हैं वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव से होकर जो वो सुई होती है वो निकलती है और ये जो सुई होती है इसके चारों ओर ग्लोब को घुमाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लोब है और हमारी वास्तविक जो पृथ्वी है इन दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है कि ऐसी पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई होती नहीं है। ये सिर्फ अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और ये जो सुई है ये काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा विषुवत वृत्त। इस काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है और इससे हमारी जो पृथ्वी है वो दो भागों में बढ़ जाती है और उत्तर और दक्षिण। तो जो उत्तर का भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो दक्षिण वाला आधा भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक वृत्त ये बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो सभी समानांतर वृत्त हैं इन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए इन्हें कहा जाता है अक्षांश या समानांतर रेखाएं। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है और इन्हें अंशों में मापा जाता है। अब विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि 0 डिग्री से ये स्टार्ट होती है, यानी कि 0 डिग्री विषुवत वृत्त का मान होता है। आगे बढ़ते हैं कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त में जो उत्तर की तरफ की सभी रेखाएं होंगी उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि उत्तर की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और देखिए जो अक्षांश होता है उसके मान के साथ उसकी दिशा को भी लिखा जाएगा। यानी कि अगर हमें 20 डिग्री लिखना है तो अब हमें क्या पता लगेगा कि ये किस 20 डिग्री की बात कर रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होंगी तो 1 2 3 4 इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हैं और इसी तरीके से नीचे की तरफ जाती हैं। तो हम उसके साथ उसकी दिशा भी लिखेंगे, जैसे 20 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री दक्षिण या 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, इस तरीके से दिशा भी लिखना आवश्यक है। अब 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं यहाँ पर। तो देखिए विषुवत वृत्त तो आप जानते ही हैं 0 डिग्री, और उत्तर ध्रुव हो गया आपका 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव हो गया आपका 90 डिग्री दक्षिणी। लेकिन इनके अलावा भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं और वो कौन सी हैं ये हमें यहाँ पर बताना है।
तो देखिए इनके अलावा 4 और होती हैं। पहली है आपकी कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी है। दूसरी है आपकी मकर रेखा जो कि कितनी है 23.5 डिग्री दक्षिणी। इसके अलावा उत्तर ध्रुव व्रत है जो कि आपका 66.5 डिग्री उत्तरी है, और दक्षिण ध्रुव व्रत जो कि 66.5 डिग्री दक्षिणी पे आता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और हैं। इसके अलावा 3 और हैं, विषुवत व्रत, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो इस तरीके से आपको इनके मान भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, आप सभी को पता होगा। अगला है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद अगला है कि उष्ण कटिबंध क्या है। तो देखिए उष्ण कटिबंध क्या है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच के जितने भी अक्षांश होते हैं, इनमें जो सूर्य है वो वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी गर्मी ज़्यादा आती है, तो ऊष्मा भी अधिक प्राप्त होती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इन क्षेत्रों को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है। तो देखिए अभी हम पृथ्वी के ताप कटिबंधों की बात कर रहे हैं, तो हमने उष्ण कटिबंध जान लिया, और अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। तो देखिए कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव व्रत और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान उष्ण कटिबंध। फिर इनसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव व्रत और मकर रेखा, इनके बीच का जो स्थान है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्योंकि देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा के बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा जो है वो भी कम पहुँचती है, इसलिए इस स्थान को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा ताप कटिबंध, वो है शीत कटिबंध। यानी कि शीत कटिबंध क्या होता है। तो देखिए उत्तर ध्रुव व्रत से लेकर उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिण ध्रुव व्रत से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, यानी कि 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध कहलाता है। क्योंकि यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए यहाँ जो स्थान होते हैं उनको शीत कटिबंध नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है। तो देखिए प्रमुख याम्योत्तर का जो मान है वो 0 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट है कि प्रमुख याम्योत्तर जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो ये जो रेखा है वो ग्रीनिच एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। तो प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी। देखिए हम यहाँ पर दिशा की भी बात कर रहे हैं, दिशा को यहाँ पर बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री है। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है। तो देखिए पृथ्वी की जो घूमने की गति है, यानी कि चक्कर लगाने की जो गति है वो कितनी है आपकी, वो कैसे है आपकी, दिशा की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी है वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूम जाती है। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है। तो 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक चक्कर पूरा एक गोल चक्कर लगा लेती है। और वहीं अगर हम बात करें 1 घंटे की, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। और अगर हम मिनटों में बात करें तो 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग जाता है। तो इसी हिसाब से जो टाइम निकाला जाता है वो इसी कैलकुलेशन के आधार पर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है
उस समय कितने बजे होते हैं। तो देखिए जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं और घड़ी द्वारा जो समय दिखाया जाता है वो उस स्थान का स्थानीय समय होगा, यानी कि स्थानीय समय को घड़ी वहाँ की दिखाती है। अगला है कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में कितना अंतर है। तो देखिए गुजरात के द्वारका असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर है, यानी कि जो गुजरात है वो आपका पश्चिम में पड़ता है और असम जो है वो आपका कहाँ पड़ेगा, पूर्व में। वैसे तो सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर बुक में आपका डिब्रूगढ़ दिया हुआ है। तो इन दोनों के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है, क्योंकि इनकी दूरी के हिसाब से ये अंतर देशांतर रेखाओं के हिसाब से ये अंतर मापा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि रूस में कितने मानक समय हैं। तो देखिए रूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका देशांतरी विस्तार अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक समय अपनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो भारत है वहाँ पर एक ही मानक समय है और वही पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो देखिए ये थे आज के चैप्टर के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।